Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबको रमज़ान मुबारक की ढेरों मुबारकें हों। आई होप कि रमज़ान की ब्लेसिंग्स, रमज़ान की रहमतें आप समेट रहे होंगे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनके पेपर्स अभी आने को हैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स के, और अपने लिए दुआ कीजिएगा। बहुत सारी फर्स्ट ईयर के पेपर्स भी एक डेढ़ माह में इनके भी शुरू हो रहे हैं, तो आप सबके लिए बहुत अच्छे से दुआ कीजिएगा। स्टूडेंट्स, द एग्जाम सीरीज में वी टॉक्ड अबाउट क्लॉजेस इन डिटेल। हमने फ्रेजेस पे डिटेल डिस्कशन की, आपकी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज रहे। आज हम डिस्कशन करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि उस पर आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ी बेसब्री से इस टॉपिक का इंतजार है, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, फिगर्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले या उसकी टाइप्स पे नजर डालने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। और आपने फिगर्स ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइसेस दोनों टर्म्स को सुना होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज होंगे। ये फिगर्स ऑफ स्पीच कोई एक अलग टॉपिक है, पोएटिक डिवाइसेस अलग टॉपिक है, तो ये कैसे सिमिलर है और कैसे डिफरेंट है, इन पे रोशनी डालते हैं। अगर मैं डिफाइन करूं फिगर्स ऑफ स्पीच को, तो फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिकली कुछ डिवाइसेस हैं या आप कह सकते हैं कुछ टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके कोई भी राइटर, कोई भी स्पीकर अपनी बात को एलिवेट कर सकता है। अगर आप लिखने की बात करें तो ये पोइट्री में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, ये प्रोज में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो यहाँ पे तो सिमिली या मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, तो पोइट्री में इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं बात करूं प्रोज की, तो माँ बच्चे से कहती है मेरा बच्चा चांद की तरह या मेरा बच्चा फूल की तरह है, तो इसको पोइट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको प्रोज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि कोई भी राइटर या कोई भी स्पीकर जो है वो अपनी बात को एलिवेट करना चाहता है। मैं कहता हूं कि आज के लेक्चर सुनने के बाद आप जो है ग्रामर के बादशाह बन जाएंगे। अब मैंने एग्जैजरेशन की, मैंने हाइपरबोल का इस्तेमाल किया, तो ये बेसिकली अपनी बात को एलिवेट करने के लिए और अपनी बात को बेहतर तरीके से पेश करने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं या हम पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच ये दो अलग अलग टर्म्स हैं या कोई एक ही टर्म है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच का जो एक एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, जो एक नाम हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। जनरली से मुराद ये कि हम इसको हमने इसका नाम दे दिया कि फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली इसमें अगर कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो सिर्फ पोइट्री में इस्तेमाल होती हैं, वो प्रोज में इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि शायरी में इस्तेमाल होती है, नसर में इस्तेमाल नहीं होती, किसी लेटर में या किसी कहानी में, किसी अफसाने में वो यूज नहीं होती, उनको हम पोएटिक डिवाइसेस नहीं बोल सकते। इसके नाम से जाहिर है कि पोएटिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो पोइट्री में इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल इंजैम्पमेंट। अब इंजैम्मेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोइट्री में इस्तेमाल होती है, वो प्रोज में इस्तेमाल नहीं होती। तो आप इंजैम्मेंट को कह सकते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच की एक स्पेशल टर्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ पोइट्री में इस्तेमाल होती है, तो इसलिए हम इसको पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सिमिली को पोएटिक डिवाइस भी कह सकते हैं क्योंकि पोइट्री में इस्तेमाल होती है। आप इसको फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं क्योंकि प्रोज में भी इस्तेमाल होती है। लेकिन आप इंजैम्मेंट को प्रोज में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इंजैम्मेंट तो यूज ही पोइट्री में होती है, तो ये स्पेसिफिकली एक पोएटिक डिवाइस है। तो इसमें सिमिलैरिटीज भी हैं और उसमें डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है। अब मैं एक दफा आपके लिए वो सारे पोएटिक डिवाइसेस बोर्ड पे लिखता हूँ, उसके बाद एक एक करके उन पर डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके साथ 25 फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एलिटरेशन, ओनोमेटोपिया, ऑक्सिमोरॉन, एंटीथेसिस, आयरनी, पैराडॉक्स, पन, एपोस्ट्रोफी, यूफिज्म, मेटोनमी, साइनिकडोश, एनाफोरा, एपिफोरा, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, टैटोलॉजी, लाइटॉट्स, सरकाज़म और रिटोरिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैंने उन पे फोकस किया जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से या फर्स्ट ईयर सेकंड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे एक एक करके डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम सिमिली और मेटाफर की बात करें, तो सिमिली और मेटाफर में एक चीज़ कॉमन है, बताएं क्या? यस, उसमें जो चीज कॉमन है दैट इज कंपैरिजन। सिमिली और मेटाफर ये दोनों डिवाइसेस हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं तो वो सिमिली होता है, और अगर हम एज या लाइक को इस्तेमाल किए बगैर कंपैरिजन करेंगे तो दैट वुड बी मेटाफर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसमें एज या लाइक का इस्तेमाल होता है।
ये चीज याद रखिएगा कि कंपैरिजन शर्त है। तशबीह, अगर मैं इसके उर्दू में एग्जांपल दूं तो माँ अपने बच्चों को कहती है मेरा बच्चा फूल की तरह है या फूल जैसा है, तो ये हमारे पास तशबीह है यानी कि सिमिली है। लेकिन मेटाफर में माँ अपने बच्चे का डायरेक्ट कंपैरिजन करती है, मेरा बच्चा चांद है, खूबसूरती की वजह से कहा जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं कहती कि चांद की तरह है, वो कहती है मेरा बच्चा चांद है। इफ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सिमिली एंड मेटाफर, सिमिली की एग्जांपल डैफोडिल्स की फर्स्ट लाइन, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, बादल की तरह, ठीक है, मेरे यार बिछड़ ना जाना मौसम की तरह, उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी, ठीक है। तो उस आंखों को, उसकी खुमारी को कंपेयर किया गया रोने वालों की तरह और जागने वालों जैसी। तो ये हमारे पास सिमिली की एग्जांपल है। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अगर मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है तो मैं कहूंगा ही इज शेक्सपियर ऑफ माई क्लास, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि वो शेक्सपियर की तरह स्कॉलिस्टिक है, मैं कहता हूँ वो शेक्सपियर ही है। तो ये मेरे पास मेटाफर हो जाएगी जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। देन वी हैव पर्सोनिफिकेशन, इसके नाम से PERSON, पर्सन। जब आप किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट करके दिखाते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। मैं कहता हूं द स्टोरी जम्प्ड ओवर द पेजेस, स्टोरी जो है जैसे जैसे मैं किताब पढ़ता गया, मैं सफ़े पलटता गया, तो स्टोरी जंप करती रही। अब स्टोरी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो जंप कैसे कर सकती है? तो आपने किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज को या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर दिया, उसको पर्सोनिफाई कर दिया, उसको इंसानों जैसी खुसूसियात अगर आपने उसको दे दी तो वो पर्सोनिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। मैं कहूं द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, द कैंडल फ्लेम, अब जो कैंडल का जो फ्लेम है वो तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा डांस्ड इन द डार्क, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज हाइपरबोल, दैट इज एग्जैजरेशन, मुबालगा आराई, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं और वर्ड्सवर्थ कहते हैं 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, एक ही झलक में मैंने 10,000 डैफोडिल्स को देखा। तो दिस इज एग्जैजरेशन एंड दिस इज द यूज ऑफ हाइपरबोल। देन वी हैव एजोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड एलिट्रेशन। इन तीनों को मैं इकट्ठा पढ़ाऊंगा, इसको बड़े गौर से आपने देखना है कि बच्चों एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन, इन तीनों का ताल्लुक जो है वो रेपिटिशन ऑफ साउंड के साथ है, रेपिटिशन ऑफ साउंड। अब मैं थोड़ा आपको यहां पे लेके चलता हूं। अगर मैं साउंड की बात करता हूं तो वैसे तो हमारे पास वॉल साउंड्स हैं, वी हैव कॉन्सोनेंट साउंड्स, वी हैव डिफ्थोंग्स, वी हैव ट्रिफ्थोंग्स, लेकिन डिफ्थोंग और ट्रिफ्थोंग पे तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल यहां पे हम अगर साउंड्स की बात करें अपने लेवल पे तो वी हैव वॉल साउंड and we have consonant sound, ठीक है। and I hope you're familiar with the vowel letters A, E, I, O, U. These are not vowel sounds, these are vowel letters. हम उसी कंसेप्ट को जिस पे हम चलते आ रहे हैं उसी कंसेप्ट को लेके, अगर मैं उसके लेटर्स की बात करूं तो A, E, I, O, U ये वॉवल लेटर्स हैं, ठीक है। इनके अलावा जितने भी हैं, जितने भी कौन से हैं, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस। अगर कहीं पे भी रेपिटेशन, अब हमने ये इसकी बात की कि ये रेपिटेशन ऑफ साउंड है, तो अगर किसी भी लाइन में, पोइट्री में या प्रोज में कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, रेपिटेशन होती है उसकी, ठीक है, तो हम कहेंगे वो हमारे पास है कॉन्सोनेंट्स। और किसी में अगर वॉवल साउंड की रेपिटेशन होती है तो हम वो कहेंगे एजोनेंट्स। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करता हूं। हमने बात की कि एजोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स और एलिट्रेशन का जो ताल्लुक है, पहली चीज वो रेपिटेशन ऑफ साउंड के साथ है, जब साउंड रिपीट होती है। और साउंड्स हमारे पास दो हैं, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो हम उसे बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, और अगर वॉवल साउंड रिपीट होगी तो हम उसे बोलेंगे एजोनेंट्स। अब इसकी कोई सब टाइप नहीं है। रिपीट होने से मुराद ये है कि वो उस लाइन में शुरू में, दरमियान में, एंड पे कहीं पे भी आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एजोनेंट्स। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स का एक स्पेशल केस है, कॉन्सोनेंट्स की एक सब टाइप है। क्या? यहां पे तो हमने बात की कि अगर कोई साउंड रैंडमली स्टार्टिंग में,
मिड में, एंड पे, कहीं पे भी आ जाएगी तो उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। लेकिन मोर स्पेसिफिकली अगर वो इनिशियल साउंड हो, अगर वो इनिशियल साउंड हो तो हम उसको बोलेंगे एलिटरेशन। ठीक है, अगर इनिशियल साउंड हो तो हम उसको बोलेंगे एलिटरेशन। अब इनकी जरा मैं एग्जांपल्स लिख के फिर आपको समझाता हूं। अब नाउ वी हैव थ्री एग्जांपल्स। फर्स्ट इज साइलेंस ऑफ द सीज। ये सॉलिटरी रीपर है वर्ड्सवर्थ की, वहां से हमने लिया इसको। देखें यहां पे एस साउंड है, यहां पे भी एस साउंड है, और यहां पे भी एस साउंड है। अगर मैं इन तीनों साउंड्स को अंडरलाइन करूं तो दिस वुड बी द एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। क्यों? कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होती थी, ए ई आई ओ यू के अलावा लेटर्स होते थे। तो यहां पे भी एस यूज हुआ, यहां पे भी एस यूज हुआ, और यहां पे भी एस मींस स साउंड। यहां पे इसको मैं ऐसे करके लिखूंगा, स साउंड जो है हैज बीन रिपीटेड इन दिस लाइन, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब आपके जहन में आ रहा है कि सर यहां पे तो एस स्टार्ट में है, यहां पे भी एस स्टार्ट में है, तो हम इसको एलिट्रेशन क्यों नहीं बोल सकते? यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एलिट्रेशन में उसमें क्या फर्क है। देखिए अगर मैं इस एस को अंडरलाइन करता हूं तो फिर तो ये मेरे पास कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है। अगर मैं इस एस को अंडरलाइन नहीं करता, अंडरलाइन न करने से मुराद है कि जब आप पेपर में इसको कोड करोगे तो आप इसको किस पर्सपेक्टिव से कोड करना चाहते हैं। आप इसको अगर एलिट्रेशन के पर्सपेक्टिव से कोड करना चाहते हैं तो फिर आप इस एस को और इस एस को आपने अंडरलाइन करना है। अगर आप इसको कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल बताना चाहते हैं अपनी एग्जांपल में तो आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास दोनों एग्जांपल्स हो सकते। अब यहां पे पीटर पाइपर पिक्स द पिकल, सी फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड, फर्स्ट साउंड, ये पी की जो साउंड है फर्स्ट साउंड। अब क्योंकि सारे पी यानी कि फर्स्ट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एलिटरेशन है। तो जब मुझे इसको एलिटरेशन दिखाना होगा तो मैं इसको 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 और इस पी को अंडरलाइन करूंगा, और जब मुझे इसको कॉन्सोनेंट्स दिखाना होगा तो फिर मैं साथ में इस पी को भी अंडरलाइन कर दूंगा। अब ये थोड़ी कंफ्यूजन आई होप के कहीं ना कहीं हो रही होगी, तो मैं आपको इसको आसान तरीके से बताता हूं। अगर ये होता ऐसे, अगर होता पीटर पिक्स द पिकल, अब ये मेरे पास जो है ये एक प्योरली एक एलिट्रेशन की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें दरमियान में कहीं पे पी नहीं आ रहा, पी साउंड दरमियान में कहीं नहीं आ रही। तो मैं कहूंगा ये तीनों जगह पे पी जो है, जो फर्स्ट साउंड है, पी की जो साउंड है ये इनिशियल साउंड है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन। लेकिन यहां पे ऊपर वाली एग्जांपल में स साउंड यहां पे भी मौजूद थी, यहां पे भी मौजूद थी, यहां पे भी मौजूद थी। मैं कहूंगा ये मेरे पास कॉन्सोनेंट्स की एग्जांपल है और ये मेरे पास एलिटरेशन की एग्जांपल है। आई होप कि आपको दोनों चीजें समझ आ गई होंगी कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। अब पेपर की पर्सपेक्टिव से जब आपके एमसीक्यूज आएंगे तो आपके एमसीक्यूज में अगर तीन चार इस तरह के वर्ड्स अगर एक इस साउंड से आ रहे हैं तो बेसिकली वहां पे एलिटरेशन की पर्सपेक्टिव से ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कॉन्सोनेंट्स और एलिटरेशन दोनों के ऑप्शंस दिए हुए हैं तो फिर आपने देखना कि अगर दरमियान में भी कोई साउंड रिपीट हो रही तो आपने उसको कॉन्सोनेंट्स बोलना, आप उसको एलिटरेशन नहीं बोल सकते। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देन बात आती है एजोनेंट्स की। एजोनेंट्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टार्ट में है, मिड में है या एंड पे है, बस रेपिटेशन होनी चाहिए किसी भी वोवल साउंड की और वो आपका एजोनेंट्स है। यहां पे ओ साउंड देखें, आपके यहां पे ओ साउंड जो है रिपीट हो रही है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एजोनेंट्स। एजोनेंट्स की कोई सब टाइप नहीं है तो इसमें तो लड़ाई झगड़े वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, आई होप कि एजोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स और एलिटरेशन तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी हैव ओनोमेटोपिया, व्हेन अ वर्ड इमिटेट्स अ साउंड। ठीक है, जब कोई एक लफ्ज किसी साउंड को इमिटेट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल द टिक टिक ऑफ क्लॉक strikes 10 o'clock। अब ये जो टिक टिक का जो वर्ड है ये उस सुई के चलने की जो आवाज है उसको शो कर रहा है, तो ये मेरे पास ओनोमेटोपिया की एग्जांपल है। अगर मैं कहूं द बज ऑफ बी इरिटेट्स मी, जो बी की, मक्खी की जो बजिंग साउंड है वो मुझे तंग करती है। तो यहां पे जो बज का वर्ड है ये उस साउंड को इमिटेट कर रहा है। ये जो लफ्ज है ये उस साउंड को इमिटेट कर रहा है जो कि मक्खी की जो आवाज होती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ
ओनोमेटोपिया। देन वी हैव ऑक्सीमोरॉन एंड एंटीथेसिस। इन दोनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों में ओपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। अब ओपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो सुबह और शाम, क्योंकि ये दो वर्ड्स ओपोजिट हैं और एक ही लाइन में यूज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीमोरॉन या एंटीथेसिस के। हम इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे मैं यहां पे कहूं इनोसेंट डेविल, मासूम शैतान। एक बच्चा मेरी क्लास में कहता हूं कि ही इज इनोसेंट डेविल, तो ये एक मासूम शैतान है। तो शैतान जो है वो मासूम नहीं होता, और जो चीज मासूम है फिर वो शैतान नहीं होगी। ठीक है, ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो इकट्ठे यूज हुए हैं। तो ऐसी एग्जांपल को मैं कहूंगा, ये मेरे पास एग्जांपल है ऑक्सीमोरॉन की। लेकिन अगर दो ऑपोजिट वर्ड्स दूर दूर इस्तेमाल हो, उसके दरमियान में कोई गैप हो, कोई और लफ्ज दरमियान में आ जाए, तो दैट वुड बी एंटीथेसिस। जैसे फ्रॉम dawn टू डस्क। ठीक है, फ्रॉम dawn टू डस्क। ये dawn कहते हैं सहरी के वक्त को, सुबह से पहले का जो वक्त होता है, और डस्क कहते हैं गुरूबी आफ्ताब से जो थोड़ी देर पहले का वक्त होता है। ठीक है, तो फ्रॉम dawn टू डस्क। अब ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन इसके दरमियान में टू का इस्तेमाल हुआ है, या कुछ भी एक या दो तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है एंटीथेसिस की। तो अगर तो दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन है, और अगर वो उनके दरमियान में कोई और लफ्ज भी आया हुआ है तो हम उसे बोलेंगे ये एंटीथेसिस है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव आयरनी, एंड आयरनी इज सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज मेंट। यानी कि जो कहा जा रहा है, कहना कुछ और चाहते हैं, कहा कुछ और है। अब इस आयरनी की बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स हैं। वर्बल आयरनी, नंबर 2 इज सिचुएशनल आयरनी, and number 3 is dramatic irony. स्टूडेंट्स, वर्बल आयरनी के जो ताल्लुक है वो किसी चीज को बोलने से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए कि ओ ग्रेट वन मोर असाइनमेंट, तो अगर एक स्टूडेंट को असाइनमेंट जो है वो असाइन की जाती है और वो कहता है ओ ग्रेट वन मोर असाइनमेंट। अब बेसिकली जब 3-4 असाइनमेंट्स मिल चुकी हैं और एक और असाइनमेंट मिलती है क्लास में टीचर की तरफ से, तो सारे बच्चे कहेंगे यार एक और असाइनमेंट आई है, अब इसको भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चे कहते हैं ओ ग्रेट वन मोर असाइनमेंट, एक और असाइनमेंट, तो वो बेसिकली खुशी के इजहार नहीं करता। तो यहाँ पे ग्रेट तो खुशी के इजहार के लिए इस्तेमाल होगा ना, लेकिन वो खुशी के लिए नहीं कह रहा। तो क्योंकि ये बोलने से रिलेटेड है, तो ये मेरे पास वर्बल आयरनी है। अब सिचुएशनल आयरनी क्या होती है कि जब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं चीजें उसके अपोजिट होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं फायर ब्रिगेड से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जहां पे भी आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड आके उस आग को बुझाएगा। लेकिन लेट्स सपोज मैं कहूं कि फायर ब्रिगेड में ही आग लग गई, तो दिस इज बेसिकली सिचुएशनल आयरनी। या थाने में ही चोरी हो गई, या जज को ही जो है वो सजा सुनाएगी, द जज सेंटेंस्ड टू डेथ। ठीक है, तो उसी को सजाए मौत सुना दी गई। तो ये मेरे पास जो है वो सिचुएशनल आयरनी है कि जब हम किसी सिचुएशन को एक एक्सपेक्ट करते हैं और उसके ऑपोजिट कुछ हो जाए, दिस इज सिचुएशनल आयरनी। थर्ड वन इज ड्रामेटिक आयरनी। अब ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है कि हम एक बुक के रीडर हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, तो मैं मूवी देख रहा हूं तो मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता। अब इसकी एग्जांपल आप देखेंगे कि आपने अर्तुगरुल गाजी देखा होगा। अर्तुगरुल में अगर अर्तुगरुल ये कहता है कि मेरा चचा कुर्तुगलु जो है ये मेरा सबसे वफादार चचा है, लेकिन हम क्योंकि वो ड्रामा देख रहे होते हैं, हम वो सीरीज देख रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि जो पिछली एपिसोड में जो कबीले पे हमला हुआ वो उसी के चचा ने तो मुखबरी की थी, लेकिन वहां पे कैरेक्टर को नहीं पता होता। तो जब कोई एक बात कैरेक्टर को नहीं पता, लेकिन हम रीडर हैं या हम ड्रामा या मूवी देख रहे हैं तो हमें पता है, तो दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। आई रिपीट, वर्बल आयरनी बोलने से रिलेटेड है, सिचुएशनल में कोई हम एक सिचुएशन एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन हो उसके ऑपोजिट जाता है। ठीक है, और थर्ड वन इज ड्रामेटिक आयरनी, जिसमें किसी भी मूवी या किसी भी ड्रामा या किसी भी स्टोरी में कैरेक्टर को नहीं पता होता, लेकिन हम अवेयर होते हैं उस सिचुएशन से, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। आई होप कि आपको आयरनी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव पैराडॉक्स। इसमें एक स्टेटमेंट होती है जो हमें लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन हकीकत में वो सही होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव पैराडॉक्स, और पैराडॉक्स में एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है, लेकिन वो होती ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेस इज मोर, या मैं कहूं द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज चेंज।
चेंज का मतलब तब्दील होना और कांस्टेंट जो तब्दील ना हो, ठीक है। आप इसको उस पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं, अभी हमने पढ़ा एंटीथेसिस ऑक्सीमोरॉन, लेकिन एक स्टेटमेंट है, ये एक हकीकत है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, दैट इज चेंज। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं पैराडॉक्स। नेक्स्ट वी हैव पन, और पन बेसिकली प्लेइंग विद वर्ड्स है। इसमें हम होमोनिम्स या होमोफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक लफ्ज है आंट, ANT आंट, जिसका मतलब है चूंटी, और AUNT आंट बोलने में एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब है खाला, ठीक है। तो जब मैं कहूं द आंट बिट माई आंट, आंट ने आंट को काटा, तो बेसिकली चूंटी ने खाला को काटा। तो अब क्योंकि वर्ड्स सेम हैं तो दिखने में ये बड़े मजाइया से लगते हैं, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास पन है। देन वी हैव अपॉस्ट्रफी, जिसमें हम किसी को पुकारते हैं, किसी को हम एड्रेस करते हैं। किसी को पुकारने के लिए कोई अगर एक्सप्रेशन यूज हो रहा है तो हम उसे कहते हैं ये अपॉस्ट्रफी है। फॉर एग्जाम्पल, ओ गॉड कैन आई नॉट सेव दी फ्रॉम दीज पिटीलेस वेव्स, तो ओ गॉड, ओ मेरे खुदा, ठीक है। तो जब कोई भी पुकारने के लिए कोई एक्सप्रेशन यूज होगा तो दैट वुड बी अपॉस्ट्रफी। नेक्स्ट वी हैव यूफिज्म, और यूफिज्म में क्या होता है कि किसी भी हार्श वर्ड को, एक ऐसा लफ्ज जिसकी कॉनोटेशन हार्ड है, ठीक है, बोलने में बड़ा ऑड लगता है, लेकिन उसी को आप सॉफ्ट वे में जब प्रेजेंट करते हो तो दैट इज यूफिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स फोत हो जाता है तो आप ये कहें कि ही डाइड लास्ट नाइट, तो इससे बेहतर ये कि आप कहें ही पास्ट अवे लास्ट नाइट। तो डाइड की जगह आपने पास्ट अवे यूज किया, जो कि एक सॉफ्टवेयर वर्जन था उसका, तो दैट इज यूफिज्म। देन वी हैव मेटोनिमी एंड साइनिक डॉश। स्टूडेंट्स, साइनिक डॉश को हम उर्दू में मजाज मुरसिल कहते हैं। आई होप कि अगर आपकी उर्दू की ग्रामर अच्छी है तो आपको वहां से समझ आ जाएगा। जुज कह के कुल मुराद लेना, या कुल कह के जुज मुराद लेना, सबब कह के मुसब्बब या मुसब्बब कह के सबब मुराद लेना, तो वो हमारे पास साइनिक डॉश है। मेटोनिमी और साइनिक डॉश कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, ओवरलैप करेंगे तो इसको अच्छे से समझिएगा। मेटोनिमी में हम किसी एक लफ्ज को किसी दूसरे लफ्ज से रिप्लेस कर सकते हैं, या आप ये कह दें कि हम मेटोनिमी में कोई एक लफ्ज किसी एक थॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर, जो ताज है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो किंगशिप को शो करता है। कुर्सी किस चीज को शो करती है, कुर्सी जो है वो स्टेटस को शो करती है कि बोथ दीज पार्टीज, कोई भी दो पॉलिटिकल पार्टीज ले लें, वो कुर्सी के लिए लड़ रही हैं। अब बेसिकली तो कुर्सी के लिए लड़ रही है ना, ठीक है, जाके अपनी जगह कुर्सी लेके आ जाओ और बैठ जाओ, उसमें क्या लड़ने वाली बात है। कुर्सी से मुराद वहां पे इक्तदार है, कुर्सी से मुराद वहां पे स्टेटस है। मैं अगर ये कहूं कि द व्हाइट हाउस अनाउंस्ड द हाइक इन पेट्रोलियम प्राइसेस, तो व्हाइट हाउस ने ऐलान किया। व्हाइट हाउस तो ऐलान नहीं करेगा, वो तो एक इमारत है। व्हाइट हाउस से मुराद है यूएस प्रेसिडेंसी, ठीक है, उसकी तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ, या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। तो सुप्रीम कोर्ट तो एक इमारत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से मुराद है चीफ जस्टिस ने फैसला किया है, तो ये मेरे पास मेटोनिमी है। लेकिन साइनिक डॉश क्या है कि साइनिक डॉश में आप कहेंगे कैन आई हैव योर व्हील्स, क्या मैं आपके टायर ले सकता हूं, तो व्हील से मुराद वहां पे टायर नहीं, वहां पे मुराद से गाड़ी है। तो आपने बोला तो एक एलिमेंट जुज बोला, लेकिन आपकी मुराद जो थी वो कुल थी, तो दैट इज साइनिक डॉश। आई होप कि ये दोनों क्लियर होंगे। इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ जो है वो कुछ पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें इनकी एग्जांपल्स मौजूद होंगे। हर एक टाइप की 5 से 10 एग्जांपल्स मौजूद होंगे, तो जब उनको देखेंगे तो आपको उनकी बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज आपके लिए चेक होगा, जो असाइनमेंट आपको मैं दूंगा एमसीक्यूज के, तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी समझ आई है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव एनाफोरा एंड एपीफोरा। बोलने में सेम है, जाहिर है इन दोनों में कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो होगी, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा। एनाफोरा और एपीफोरा में दोनों में रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स होता है, कोई साउंड या कोई एक लेटर नहीं होगा, एक पूरा वर्ड या पूरा एक्सप्रेशन या फ्रेज की फॉर्म में आप कह सकते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे पोइट्री की 3 लाइन्स हैं और तीनों लाइन्स एक ही एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे भी ये एंड से स्टार्ट हो रहा है, एंड से स्टार्ट हो रहा है, और ये लाइन भी एंड से स्टार्ट हो रही है। मदर टू सन एक पोएम थी जो कि जिसकी 4 कंसेक्यूटिव लाइन्स जो थी वो एक ही एक्सप्रेशन यानी एंड से स्टार्ट होती। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, या अगर 3 लाइनें तो ये तीनों एग्जांपल हमारे पास एनाफोरा की, जब कोई भी कंसेक्यूटिव लाइन्स जो है एक ही एक्सप्रेशन के साथ या एक ही वर्ड के साथ स्टार्ट हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। और अगर वो एक ही एक्सप्रेशन पे एंड हो रही हो तो दैट वुड बी एपीफोरा। मैं कहता हूं कि आई लाइक पिज्जा, ही लाइक्स पिज्जा, वी ऑल लाइक पिज्जा। तो अब देखेंगे तीनों जो एक्सप्रेशंस हैं, तीनों जो लाइंस हैं, सब के सब जो है वो एक ही वर्ड पे एंड हुई हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एपीफोरा।
देन वी हैव क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स। आपने तो वो वीडियो देखी होगी एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट की, तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन हम इसको पोइट्री में या प्रोज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर सीक्वेंस बताया कि पहले उसने ये किया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ और एंड पे जाके उसने ये चीज अचीव कर ली, तो दैट वुड बी क्लाइमेक्स। अब अगर आप उसको रिवर्स में बताते हैं तो दैट वुड बी एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो से हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। पीडीएफ से आपके जब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, और जब आप टेस्ट देंगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हुई। ठीक है, तो जब सीक्वेंस बताया कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, तो दैट इज क्लाइमेक्स। और अगर रिवर्स बताया जाए दैट इज एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट वी हैव टॉटोलॉजी। और टॉटोलॉजी क्या है? सेइंग द सेम थिंग ट्वाइस विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस या डिफरेंट वर्ड्स। एक ही बात आपने करनी है लेकिन आप उसको डिफरेंट वर्ड्स के साथ जो एक्सप्लेन करते हो, तो दैट इज टॉटोलॉजी। इसकी एग्जांपल है आई एम ड्राइंग अ राउंड सर्कल। आई एम ड्राइंग अ राउंड सर्कल। तो राउंड और सर्कल, जो राउंड है वो सर्कल है, जो सर्कल है वो राउंड है। तो आपने एक ही बात को दो एक ही जैसे वर्ड्स को यूज करके बता दिया, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टॉटोलॉजी। देन वी हैव लाइटॉट्स। और लाइटॉट्स के जब आप डबल नेगेटिव्स यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम लाइटॉट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट बैड एट ऑल। अब यहां पे आपने नॉट भी इस्तेमाल कर दिया, बैड भी इस्तेमाल कर दिया। जब आप डबल नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो दैट वुड बी लाइटॉट्स। देन वी हैव सरकाज़म। और सरकाज़म क्या है? सेइंग समथिंग बट मीनिंग्स जो होते हैं उसके ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं आई लव वेटिंग इन लॉन्ग लाइन्स। मुझे लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना अच्छा लगता है, जो कि बेसिकली आपको नहीं अच्छा लगता। ठीक है, अब एक बच्चा क्लास में एंटर होता है और उससे मैं कहता हूं कि वाओ माशाल्लाह आप तो आज बहुत जल्दी आए हैं, हालांकि क्लास को स्टार्ट हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं, बच्चा लेट आया, लेकिन आप उस पर कैसे टॉन्ट करते कि आइए आइए, हम आप ही के तो इंतजार कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि आप आए तो उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करें। तो बेसिकली दिस इज सरकाज़म। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटोरिक क्वेश्चन। और रिटोरिक क्वेश्चन वो सवाल होता है जिसका जवाब मकसूद नहीं होता। ठीक है, कोई बच्चा अगर बावजूद बताने के बार बार टेस्ट हमेशा खराब देता है तो टीचर्स उसको डांटते हैं कि कितने अफसोस की बात है और कितने शर्म की बात है। तो बच्चा ये तो नहीं बताएगा कि सर इतने सी शर्म की बात है, तो ही इज नॉट सपोज टू आंसर। सो ऐसा सवाल जिसका जवाब मकसूद ना हो। बाहर से गाड़ी गुजरी, फिरारी गुजरी, आपने देखा, आपने कहा वाओ व्हाट अ कार, तो कोई ये तो नहीं कह सकते, वो डिफाइन नहीं करेगा व्हाट अ कार सवाल नहीं है, आपने बताया कि वो कार कितनी शानदार है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसका जवाब मकसूद ना हो, दोज क्वेश्चंस आर कॉल्ड रिटोरिक क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया और आपने फिगर्स ऑफ स्पीच के हैवी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि एग्जांपल्स आपको मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बताई। उन एग्जांपल्स के लिए मैं एक पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और कुछ दिनों के बाद, इन 2 से 3 दिन के बाद, इसी टॉपिक की जो असाइनमेंट है, इसी टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं, वो आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किए जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। और जब आप एक दफ़ा असाइनमेंट कर लेंगे तो फिर उसके आंसर्स अपलोड करूंगा, फिर आप बताएंगे कि आपको कितनी अच्छी सी टॉपिक समझ आया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।